नमस्कार बच्चों, मैं पुनः उपस्थित हूँ आपके लिए एक नई इकाई के साथ। ये इकाई है इकाई 8 इकाई। अब इस इकाई में हमें जो पढ़ना है वह पढ़ना है औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। पत्र लेखन से संबंधित ये इकाई है। तो पत्र लेखन में हम दो भागों में पत्रों को विभाजित करते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र पर जिस इकाई पर आवंटित अंक हैं वह आवंटित कुल अंक हैं 4 अंक। बच्चों, अब 4 अंक का कैसे हमने यहाँ पे विभाजन किया है उसको समझ लीजिए। औपचारिक पत्र में संबोधन लिखने पर 1 अंक मिलता है, विषय लिखने पर 1 अंक मिलता है, पत्र का मुख्य भाग लिखने पर 1 अंक मिलता है और आवेदक का नाम, समापन, प्रेषक लिखने पर, स्थान, दिनांक इत्यादि लिखने पर 1 अंक मिलता है। तो हमें जो ये 4 अंक किस तरह हमें परीक्षा में कवर करने हैं, ये जो हमारे एक भी अंक हमारा नहीं छूट जाए, मिस ना हो जाए, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। तो एक बार मैं पुनः बता दूं, औपचारिक पत्रों में जो 4 अंक का होता है, संबोधन लिखने पर 1 अंक, विषय लिखने पर 1 अंक, पत्र का मुख्य भाग लिखने पर 1 अंक, आवेदक, समापन, प्रेषक लिखने पर, स्थान, दिनांक इत्यादि लिखने पर 1 अंक हमें मिलता है। आइए अब हम अनौपचारिक पत्रों की यदि बात करते हैं तो उसमें संबोधन लिखने पर 1 अंक, पता लिखने पर 1 अंक, पत्र का मुख्य भाग लिखने पर 1 अंक, समापन, प्रेषक, स्थान, दिनांक इत्यादि इन सब को लिखने पर 1 अंक हमें मिलता है। तो औपचारिक पत्र का विभाजन जो 4 अंकों का होता है, अनौपचारिक पत्र का विभाजन यह भी जो 4 अंक का है, वो आप अच्छे से अपने स्मृति पटल पर अंकित कर लीजिए। तो उनको आपको ये 4 अंक कहीं भी आपके नहीं चूकेंगे। अब हम सबसे पहले आ जाते हैं प्रारूप पर। जब हम औपचारिक पत्र लिखते हैं तो अक्सर गलती कर जाते हैं कि हम लिखने का तरीका, पत्र तो हम लिख देते हैं, आसानी से लिख देते हैं, पर पत्र लिखने का जो तरीका होता है, जो सही व्यवस्थित प्रारूप होता है, उसका परिपालन नहीं करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे यदि हम आएगा तो प्रति के पश्चात किसको पत्र लिखा जा रहा है इसका विशेष ध्यान रखें। उनका पदनाम और पता यहाँ पे अंकित होगा। इसके पश्चात विषय में हम क्यों पत्र लिख रहे हैं, पत्र का आखिर लिखने का कारण क्या है, वह यहाँ पे एक पंक्ति में आ जाएगा। इसके पश्चात हमें जो विषय वस्तु लिखनी है या उसका विषय के पश्चात जो हमें मुख्य बात लिखनी है, वह किस कारण पत्र लिखा जा रहा है उसका विवरण यहाँ पे दिया जाएगा, जिसे हम पत्र लिखने का मुख्य भाग भी कहते हैं। इसके बाद दिनांक आ जाती है, कब किस दिनांक को पत्र लिखा जा रहा है और किसने पत्र लिखा, मतलब उसके लिखने का प्रेषक कौन है, वो यहाँ पे आ जाएगा। यदि आप सीधे या उल्टे हाथ की तरफ भी किसको पत्र लिखा जा रहा है वो भी लिख देंगे तो कोई उसमें गलती नहीं होगी। तो एक बार आप पुनः समझ लीजिए, प्रति किसको, पदनाम, पता के बाद विषय यदि हम स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए लिख रहे हैं तो प्रति के पश्चात यहाँ पे प्राचार्य आ जाएगा, प्राचार्य के पश्चात हमारे स्कूल का नाम आ जाएगा, विषय में आ जाएगा स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र, और फिर हम यहाँ पे कारण लिखेंगे कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण यहाँ इस जगह हो गया है, इस हेतु मैं यहाँ पे अपनी पढ़ाई नियमित करने में असमर्थ हूँ, और फिर आप ये अपना पूरा कारण लिख के अतः मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। तो यहाँ पे आप लिख देंगे, इसके बाद पश्चात दिनांक लिख देंगे और कौन पत्र लिख रहा है तो आपका नाम और कक्षा यहाँ पे आ जाएगी। तो इस प्रारूप का पालन करते हुए आपको पत्र लिखना है। एक और आपको प्रारूप बताने जा रही हूँ, वहाँ भी प्रति के बाद अल्पविराम अवश्य लगाएं, फिर किसको पत्र लिख रहे हैं, फिर विषय आ जाएगा। बच्चों, इस तरह के आप प्रारूप बनाते हुए प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे तो आप पत्र लिखने में कभी भी नहीं चूकेंगे। फिर यहाँ पे हम जब शुरुआत करते हैं, विनम्र निवेदन है कि, या फिर उसके स्थान पर लिखते हैं सविनय निवेदन है कि, उस प्रकार से हम पत्र लिखना प्रारंभ करेंगे और धन्यवाद लिखेंगे और प्रार्थी का नाम लिखेंगे। ऐसे हम प्रारूप के अनुसार पत्र लिखेंगे तो हमारा पत्र लेखन कभी भी गलत नहीं होगा। अब सामान्यतः हम पत्र में कौन कौन सी गलतियां कर देते हैं जिससे हमारे अंक कट जाते हैं, वह हम देख लेते हैं। हमें तो ये समझ में आता है, हम तो सब सही लिख के आए थे, फिर भी हमारे अंक काट लिए, पर अंक काटा नहीं जाता, हमने कहीं गलती की होती है,
वहीं पे हमारे अंक कट जाते हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखना है कौन कौन सी गलती हम कर देते हैं। संबोधन में जैसे प्राचार्य के स्थान पर महिला प्राचार्य होने पर हम प्राचार्या लिख देते हैं, अतः हमेशा प्राचार्या ही, उसके स्थान पर प्राचार्या नहीं लिखा जाएगा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। उस दोनों से जब ऐसी परिस्थिति निर्मित हो तो हमें सिर्फ प्राचार्य ही लिखना है, क्योंकि पद में कोई स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं होता, तो हमें संबोधन में प्राचार्य ही लिखना है। अल्प विराम और पूर्ण विराम, मतलब टोटल मिलाकर के ये बात है कि हम विराम चिन्हों का जो प्रयोग है वो सही जगह पर नहीं करते हैं, तो हम विराम चिन्हों का जो प्रयोग करें वह सही स्थान पर करें। कृपा और कृपया शब्द में भेद ना कर पाना, कहीं जहाँ कृपया लिखना होता है वहाँ कृपा लिख देते हैं, कृपा लिखना होता है कृपया लिख देते हैं, और कृपया लिखने में भी कृपया लिख देते हैं, आधा पा यहाँ बना देते हैं, तो वह भी गलत हो जाता है। इस तरह से हम गलत लिखते हुए हमारे अंक कट जाते हैं। वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ, हम बहुत सी बार वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ कर जाते हैं। प्रार्थी, प्रति, प्राचार्य, चरण स्पर्श, आज्ञाकारी और भी कई प्रकार की जो अशुद्धियाँ होती हैं वो हम लिख जाते हैं। तो वर्तनी संबंधी, क्योंकि विशेष रूप से विषय हिंदी के लिए वर्तनी संबंधी, अल्पविराम संबंधी इन अशुद्धियों का बहुत ही ध्यान में रख करके मूल्यांकन किया जाता है, तो इनकी अशुद्धियों पर विशेष ध्यान दिया जाए। वर्तनी संबंधी अशुद्धि तो हिंदी में मान्य ही नहीं होती है। और एक और कारण सुलेख, सुंदर लेख हिंदी का एक जो सकारात्मक हमारा जो है पक्ष है वो हमें होगा कि हम है ना हिंदी जो राइटिंग लिखें या हिंदी जो सुलेख लिखें वो बहुत ही सुंदर तरीके से लिखें, क्योंकि हमारा जो मूल्यांकन करता है उसका मन ही हमारी अक्षर मोह लेंगे, तो हमें अंक कहीं नहीं कटेंगे। अब अव्यवस्थित प्रारूप, एक और बात, यदि अगर हमने पत्र लिख भी दिया और उसका प्रारूप ही अव्यवस्थित कर दिया तो वो हमारा पत्र गलत हो जाता है। तो इन सब बिंदुओं को हम ध्यान में रखते हुए पत्र लिखेंगे तो हमें कभी भी गलती हमारी नहीं होगी। अब कौन कौन से पत्र हमारे अधिकांश प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं वह देख लेते हैं। इन पत्रों की तैयारी कर लेंगे तो आपके अगले पत्र की भी तैयारी इनके अनुसार हो जाएगी। वार्ड में व्याप्त गंदगी को दूर करवाने का निवेदन करते हुए अपने शहर के नगर पालिका अधिकारी को आवेदन पत्र लिखिए। ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। अपने जिले के जिलाधीश को ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। अपने प्राचार्य को शाला छोड़ने पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए। यह आपका अनौपचारिक पत्रों की श्रेणी में आ जाएगा। अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने पर के लिए अपने मित्र को आमंत्रण पत्र लिखिए, या अपनी बड़ी बहन की शादी में सम्मिलित होने के लिए। बहुत सारे अनौपचारिक पत्र हो सकते हैं। अन्य पत्र देख लेते हैं। सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को अंक सूची अथवा प्रमाण पत्र की 2 प्रति प्राप्त मंगाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को आवेदन पत्र लिखिए। इस तरह से बहुत सारे पत्र हमें तैयार करने होंगे। हम उसका संबोधन याद कर लें, मुख्य भाग याद कर लें, क्या विषय होता है, ये इसी में से निकल के आ जाता है। बस एक समझने की दृष्टि चाहिए। तो ये जो 4 अंक का हमारा पत्र की इकाई है, जो 4 अंक के हमारे पत्र हैं, वो हमें अभ्यास करने से, प्रारूप में सही व्यवस्थित प्रारूप लिखने से प्राप्त हो जाते हैं। आइए अब हम आ जाते हैं इकाई 9 पर। इकाई 9 में अनुच्छेद लेखन एवं निबंध लेखन, जो कि रचनात्मक लेखन कहलाता है, उस पर हम आ जाएंगे। इस पर जो हमारे आवंटित अंक हैं वह अंक हैं कुल 4 अंक निबंध लेखन के। अब निबंध लेखन में सबसे पहले हमें शीर्षक डालना होता है। फिर जब हमारा प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछा जाता है तो वह रूपरेखा सहित निबंध सारगर्भित निबंध लिखिए। किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारगर्भित निबंध लिखिए, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो जब हम रूपरेखा लिखने जाते हैं तो हमें बिंदुवार रूपरेखा लिखनी है। उसमें 5 से 6 बिंदु लिखते हैं और पहला बिंदु उसमें होता है प्रस्तावना का और अंतिम बिंदु उपसंहार का। बीच में अन्य बिंदु आते हैं जो निबंध से संबंधित आते हैं।
अब प्रस्तावना में क्या लिखा जाता है ये समझ लीजिए। निबंध के प्रारंभ में उसकी प्रस्तावना या भूमिका लिखी जाती है। भूमिका निबंध की प्रस्तावना रोचक होनी चाहिए, इतनी प्रभावशील होनी चाहिए कि पाठक पढ़ता ही जाए, रुके ना, क्योंकि अक्सर एक दो लाइन पढ़कर फिर पाठक का मन उसमें ना लगे तो वो पूरा निबंध पढ़ेगा ही नहीं। तो हमें जो भूमिका या प्रस्तावना लिखनी होती है वो बहुत ही प्रभावशाली ढंग से लिखनी होती है। इसके द्वारा पाठक के मन में निबंध को विस्तार पूर्वक पढ़ने की उत्सुकता जाग उठती है। प्रस्तावना संक्षिप्त किंतु प्रभावशाली होनी चाहिए। जहाँ तक संभव हो थोड़े वाक्यों में निबंध के मुख्य विषय के बारे में संकेत कर देना चाहिए। तो ये सिर्फ प्रस्तावना हो गई बच्चों। अब हम आ जाते हैं मुख्य अंश या विषय विवरण पर। प्रस्तावना के बाद निबंध से संबंधित सामग्री को 4-5 छोटे छोटे अनुच्छेदों में इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि उसके सभी पहलुओं पर प्रकाश पड़ सके। मुख्य घटना, भाव या विचार प्रस्तुत करते समय उसके क्रम का ध्यान रखना आवश्यक है। साथ ही विचार तर्कसंगत हो और भाषा प्रभावशाली हो। विषय की पुष्टि के लिए जो भी उदाहरण या प्रमाण चुने जाएं वे सरल, आकर्षक और प्रभाव उत्पादक हो। सभी अनुच्छेद आपस में इस तरह प्रकार संबंध हो कि विचारों की एक अटूट श्रृंखला बनी रहे। मतलब जो उदाहरण दिए जाएं वो तर्क संगत हो। तर्क रहित उदाहरण हम निबंध में बिल्कुल ना दें। भाषा विषय के अनुरूप हो तथा शुद्ध, सरल, स्पष्ट, कसी हुई तथा प्रभावशाली हो। और भाषा निबंध को पढ़कर प्रभावित, जो पाठक होगा वो निबंध को पढ़कर प्रभावित होगा। हम ऐसे शब्दों का, क्लिष्ट शब्दावली का बिल्कुल प्रयोग ना करें कि निबंध अत्यंत बोझिल बन जाए। अब जो अंतिम भाग आता है उसे हम कहते हैं उपसंहार। निबंध का अंतिम भाग उपसंहार कहलाता है। यहाँ विषय वस्तु के विवेचन के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। निबंध का अंत ऐसा होना चाहिए बच्चों कि उसका स्थायी प्रभाव पाठक पर पड़ सके। प्रस्तावना की भांति उपसंहार भी एक ही अनुच्छेद का होता है। संक्षिप्त होने पर भी निबंध के इस अंग में पाठक को प्रभावित करने की सबसे अधिक क्षमता होती है। जो हम बिंदु रखें वह सकारात्मक रखें, अधिकतर इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब एक निबंध का प्रारूप मैं आपको यहाँ बताने जा रही हूँ, उदाहरण बताने जा रही हूँ, उसको समझ लीजिए और कैसे निबंध लिखते हैं वह यहाँ पे आप देख लीजिए। उसका अभ्यास करते हुए आप अन्य निबंधों की तैयारी कर सकते हैं। पुस्तकालय का महत्व। पुस्तकालय के महत्व में रूपरेखा। रूपरेखा के कुछ बिंदु यहाँ पे दिए गए हैं। प्रस्तावना, पुस्तकालय की उत्पत्ति, पुस्तकालय का महत्व, पुस्तकालय में पुस्तकों के प्रकार, पुस्तकालय के लाभ और उपसंहार। इसके पश्चात हम अगले बिंदु पर आते हैं जो कि हमारा प्रस्तावना था। प्रस्तावना में हम इसमें लिखेंगे पुस्तकालय शब्द अंग्रेजी के लाइब्रेरी शब्द का हिंदी रूपांतर है। पुस्तकालय यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पुस्तक धन आलय। पुस्तकालय उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर अध्ययन सामग्री अर्थात पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, मानचित्र, हस्तलिखित ग्रंथ एवं अन्य पठनीय सामग्री संग्रहित रहती है और इस सामग्री की सुरक्षा की जाती है। अगला बिंदु हमारा होगा पुस्तकालय की उत्पत्ति। पुस्तकालय दो शब्दों के योग से बना है। पुस्तकों का घर केवल पुस्तकों को एक स्थान पर एकत्रित करने अथवा एक कमरे में भर देने से पुस्तकालय नहीं बनता है। पुस्तकालय तो एक ऐसा स्थान है जिसकी उपयोगिता का सुनियोजित विधान होता है। अब हम आ जाते हैं अगले बिंदु पर, वह है पुस्तकालय का महत्व। पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ पुस्तकों का समूह होता है। यह पुस्तकें पाठकों को कुछ समय के लिए पढ़ने के लिए प्रदान की जाती हैं। जब समय समाप्त हो जाता है तो वे पुस्तकें वापस कर देते हैं और नई पुस्तक हम पढ़ने के लिए प्राप्त कर लेते हैं। पुस्तकालय सबका सच्चा दोस्त। हमारे देश में प्रत्येक पाठक प्रत्येक पुस्तक खरीद नहीं सकता। बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं क्योंकि जीवन भर हम कितनी सारी किताबें पढ़ते हैं तो सारी की सारी तो हम क्रय नहीं कर सकते। तो हम उन सब किताबों को पढ़ने के लिए पुस्तकालय की शरण लेते हैं। पुस्तकालय सार्वजनिक संपत्ति है। पुस्तकालय में पुस्तकों के प्रकार। इनमें से प्रथम प्रकार के पुस्तकालय वे हैं जो विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में विद्यमान हैं।
अध्यापकों, वकीलों, डॉक्टरों, साहित्यकारों, राजनीतिज्ञों तथा अन्य ज्ञान पिपासुओं एवं धनाढ्यों के पुस्तकालय इसी श्रेणी में आते हैं। पुस्तकालय के लाभ, अगले बिंदु में हम पढ़ेंगे पुस्तकालय से अनेक लाभ हैं। ये ज्ञान का सक्षम भंडार है। पुस्तकालय एक ऐसा स्रोत है जहाँ से ज्ञान की निर्मल धारा सदैव प्रवाहित होती रहती है। उपसंहार में लिखेंगे बच्चों, आज हमारे देश में अनेक पुस्तकालय हैं, परंतु अभी भी अच्छे पुस्तकालय की बहुत कमी है। इस अभाव को दूर करना सरकार का कर्तव्य है। अशिक्षा, निर्धनता, अधिकारों की अपेक्षा आदि के कारण हमारे देश में पुस्तकालय की हीन दशा है। पुस्तकालय का छात्रों के लिए विशेष महत्व है। तो हम ये पुस्तकालय का निबंध लिखने के पश्चात या कोई भी निबंध लिखने के पश्चात इसमें बीच में या पहले एक कोटेशन भी दे सकते हैं, कोई स्लोगन दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे देने का प्रयास किया गया है। किताब एक ऐसा उपहार है जिसे आप बार बार खोल सकते हैं। अब हम एक अन्य रूपरेखा ले लेते हैं। वहाँ हमने पूरा के पूरा निबंध रूपरेखा सहित देख लिया, उसका अभ्यास कर लिया। अब सिर्फ यहाँ पे मैं आपको रूपरेखा उदाहरण के स्वरूप समझाऊंगी। जल ही जीवन इसका विषय है, शीर्षक है रूपरेखा में। रूपरेखा के पश्चात हम लिखेंगे प्रस्तावना, जल का महत्व, जल प्रदूषण कैसे रोकें, जल संरक्षण कैसे करें, जल संरक्षण के उपाय और उपसंहार। तो ये इसके रूपरेखा के बिंदु हो गए बच्चों। अब कुछ निबंध और अनुच्छेद के भी यही विषय भी हो सकते हैं, तो हम दोनों को विषय को सम्मिलित रूप से यहाँ पे दिया गया है। इनके अतिरिक्त भी आप जो कई निबंध हैं उनकी तैयारी कर सकते हैं। कुछ बिंदु आपको दिए जा रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण, जल ही जीवन है, विद्यार्थी और अनुशासन, जीवन में खेलों का महत्व, स्वच्छ भारत अभियान और विज्ञान का महत्व, मेरी प्रिय पुस्तक, साहित्य और समाज। तो आज की कक्षा में आपको जो निबंध और अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न बताए गए हैं, पत्र लेखन से संबंधित प्रश्न बताए गए हैं, उनकी आप तैयारी अच्छे से कीजिए। अगली कक्षा में हम पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। भैया भैया सुनिए भैया, एक मिनट, कितने मिनट